बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र बमुश्किल 20 बरस थी और मैं इस उम्र में ही अपनी इज़्ज़त इतनी बार लुटवा चुकी थी कि अब मुझ में ना एहतजाज करती थी और ना मैं रोती थी। मुझे हर आए रोज़ किसी न किसी दरिंदे के सामने फेंक दिया जाता था और मैं ज़िंदा लाश की तरह इस ज़िल्लत को खुद पर बर्दाश्त करती रहती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मेरे चचा ने मेरा वजूद किसी बेजान चीज़ की तरह किसी मर्द को सौंप दिया था। मैं दिल में शिद्दत से अपनी मौत मांगती आ रही थी। मुझ में अब बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। मैं इतनी बदकिस्मत कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकती और अपनी हिफाजत की दरख्वास्त कर सकती। मैंने रोती आंखों से अपने बाप को देखा जो पागलों की तरह ज़मीन पर झुका ना जाने क्या तलाश कर रहा था। मेरा दिल फटने के करीब हो गया था। बाप अगर कमज़ोर हो या गरीब हो तब भी बेटी ऐसे बर्बाद नहीं होती जैसे मैं हो रही थी, क्योंकि मेरा बाप सिर्फ गरीब और कमज़ोर नहीं था। मेरे बाप की दिमागी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं कर पाता था। वारिस के नाम पर मेरे पास सिर्फ पागल बाप था और एक चचा जो हट्टा कट्टा जवान मर्द था, मगर नशे की लत में इतनी बुरी तरह खुद को बर्बाद कर चुका था कि अपने घर की इज्जत और अपनी भतीजी को मर्दों के सामने पेश करने से भी नहीं हिचकिचाता था। मुझे याद था जब मैं 16 बरस की थी तो कर्ज़ों में जकड़े मेरे चाचा ने पहली बार मुझे किसी मर्द के हवाले कर दिया था। मेरे चीखने चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त भी नशे में था और मैं सिर्फ अपने हुस्न और जवानी की वजह से जलालत के गड्ढे में गिरती चली जा रही थी। हमारा घराना गरीब था। हमारी कोई दौलत जायदाद नहीं थी, बस एक नहायत छोटा और बसीता सा घर था जो मेरे दादा ने अच्छे वक्तों में बना लिया था। और इस छोटे घर के अब 2 मालिक थे, एक मेरा बाप और दूसरा मेरा चाचा। मेरा बाप छोटी मोटी मजदूरियां करके घर चलाता था, जबकि मेरे चाचा की शुरू से ही कोई कमाई नहीं थी। नशे और जुए की लत ने उसे नाकारा बना दिया था। उन दिनों में इतनी काबिलियत नहीं थी कि एक छोटे घर को बेहतर हालत में रख सकते। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेरे माँ बाप की शादी को अभी 2 साल गुजरे थे कि मेरा बाप एक हादसे का शिकार हुआ और सर पर लगने वाली गहरी चोट की वजह से वो दिमागी मरीज बन गया। उसके पागलपन की वजह से मेरी माँ हमारा पेट पालने के चक्कर में मेहनत मजदूरियाँ कर कर के बीमार हो गई और जब मैं 10 साल की थी तब उसी बीमारी की हालत में मेरी माँ मर गई। माँ के बाद घर को चलाने वाला कोई नहीं बचा था, जिसकी वजह से जब फाकों की नौबत आई तो मेरे चाचे ने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। वो पैसा उधार लेता और खाने में उड़ा देता। कोई कमाई या आमदन का जरिया नहीं था कि उधार लौटाए जाते। फिर ऐसा वक्त आ गया कि उधार देने वालों ने मज़ीद उधार देने से मना कर दिया और अपने पैसे मांगना शुरू कर दिए। हर आए रोज़ कोई ना कोई हमारी दहलीज पर आन खड़ा होता और लड़ झगड़ कर पैसा मांगता। वो दिन बहुत तकलीफ़ दे थे। उन दिनों अक्सर मेरा चाचा खुद घर से भाग जाता और मुझे घर में छुप कर रहने का कह देता था ताकि किसी को पैसा न देना पड़े। मेरा बाप गलियों में पागलों की तरह घूमता फिरता था और मैं दरवाज़ा बंद के घर में छुपी रहती थी। एक रोज़ सुबह सुबह घर में कोई मर्द आ गया। मेरे चाचा को भागने का मौका नहीं मिला, ना ही हमें दरवाज़ा बंद करने का मौका मिला था। मेरा चाचा पूरी रात नशा करने के बाद अब सहन के वस्त में बेसुध पड़ा हुआ था, जबकि मेरा बाप रात से गायब था। घर में सिर्फ थोड़ा सा दूध पड़ा था और भूख से निढाल होने की वजह से मैं उस दूध की चाय बनाकर पीना चाहती थी और वहीं सहन में पड़े चूल्हे में आग जलाकर चाय बना रही थी जब वो मर्द दनदनाता हुआ घर में दाखिल हुआ और मेरा चचा पर चीखने लगा। वो अपने पैसों का मुतालबा कर रहा था, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। मेरा चाचा हड़बड़ा कर जागा और सर झटक झटक कर बात समझने की कोशिश करने लगा। जब उस मर्द ने पुलिस बुलाने की बात की तो नशे में धुत मेरे चाचा ने उससे मज़ीद वक्त मांगा, जिस पर वो मज़ीद गुस्सा होने लगा और मुग़ल्लिज़ात बकने लगा। जब बात बढ़ी थी मैंने देखी तो उबलती हुई चाय के नीचे आग बुझा दी। अभी मैं सारा सामान समेट कर कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब उस मर्द की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो ठिठक गया।
जो मेरे चाचा को नशई और जुएबाज वगैरह बोलकर वहाँ से जाना ही वाला था, मुझे देखकर अपनी जगह पर जम गया। वो पूरी रकम एक साथ लेने पर डट गया और मौके से फ़ायदा उठाते हुए मक्कारी से बोला कि या पैसा दो या अपने घर की लड़की मुझे दो। मैं कमरे में खड़ी ये सुनकर बुरी तरह से डर गई थी। मेरा चाचा इस मुतालबे पर खामोश हो गया था और मैं खौफ से बेजान होती जा रही थी। वो मर्द बार बार मुझे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी एक झलक देखते ही राल टपकाने लगा था, क्योंकि मेरे पास हुस्न बहुत ज़्यादा था। कम उम्री में ही मेरी उठान ऐसी थी कि मैं जवान लड़की लगती थी। मैंने शुरू से सबके मुंह से अपने लिए तारीफ़ सुनी थी। आज वो मर्द भी मुझे हासिल करने के लिए अपना कर्ज तक माफ़ करने को तैयार हो गया था। मैं डरी हुई सी बाहर हुई बातें सुन रही थी जब मेरे चाचा की बात ने मेरी रूह फना कर दी। वो इतनी बड़ी रकम माफ़ होने का सुनकर मुझे उस मर्द के हवाले करने पर राज़ी हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा चाचा मुझे पैसों की खातिर यूं किसी गैर मर्द के हवाले कर देगा। काश मेरा बाप आज ठीक ठाक और होश और हवास में होता तो मेरे बारे में ऐसी बातें करने वालों के मुंह नोच लेता। मैं खौफ से कांपती कमरे में ही खड़ी थी, मगर दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारे इस कमरे की कुंडी नहीं लगती थी। मैं किसी मदद की मुंतज़िर थी। मुझे मुआवजे का इंतज़ार था जिससे मेरी इज्जत बच जाती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे दिल से निकलती दुआएं भी ज़ाया हो गई थीं और उसी वक्त मेरा चाचा कमरे में आया और मुझे खींचते हुए बाहर कमरे में ले जाने लगा। मैं चीख चीख कर अपने चाचा को वास्ते दे रही थी और शर्म दिला रही थी, मगर वो तब भी नशे में था और उल्टा मुझे शर्म दिलाने लगा कि तुम हमारे हालात देख रही हो, हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम्हारा और तुम्हारे पागल बाप का पेट पालने के लिए मैंने हर किस्म के लोगों से कर्जा लिया और ख़ुद को हर तरफ से खाली हाथ कर लिया। वो मुझे बाहर ले जाकर समझाने लगा कि अब मैं जवान हो गई हूँ, इसलिए मुझे चाहिए कि बाप चाचा को मुश्किलात से निकालने के लिए उनकी मदद करूँ। वो मर्द मुझे हवस भरी नज़रों से देख रहा था। मैं चीख चीख कर पागल होने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। हमारा इलाका बहुत छोटा सा था और सब गरीब लोग थे। लोग घरों से निकल आए और मेरी हालत देखकर अफसोस करने लगे। एक दो मर्दों ने मेरे चाचा को शर्म दिलाने की कोशिश की, मगर वो भड़क उठा और उन लोगों से लड़ने लगा। वो सबको शर्म दिला रहा था कि हमारे घर में भूख बढ़ गई है, हमारी भतीजी उधारों पे पली बढ़ी है, हमारे घर में कल से खाने को कुछ नहीं। तो तब किसी ने हमारी मदद करने का नहीं सोचा। अब वो सब हमारे ज़ाती मसले में टांग अड़ाने आ गए हैं। मेरा चाचा बदमिजाजी से सबको जता रहा था। लोग उस पर बोलते बड़बड़ाते चले गए, मगर जाहिर है मुझसे किसी का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कोई मेरी मदद नहीं कर पाया और मेरी इल्तिजाओं और वास्तों से नज़र चुरा कर मेरे चाचा ने मुझे एक दिन के लिए उस मर्द के हवाले कर दिया। मेरी रूह तक सुरग उठी थी। मेरा कोई वारिस नहीं था। आज से पहले मुझे भूख सबसे बड़ा मसला लगती थी। उस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि भूख तो कुछ नहीं। अगर मेरा चाचा गैरत का मुजाहरा करते हुए मुझे भूखा रहने का बोल देता तो मैं भूख में ही ज़िंदगी तमाम कर लेती, मगर कभी उनसे रोटी ना मांगती। लेकिन मेरे चाचा ने बेहिसी की हद कर दी थी। वो मर्द मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। उसकी दरिंदगी ने मेरी रूह को भी ज़ख्मी कर दिया था। मेरी अज़ियतनाक चीखों ने यकीनन उसके कान सनसना दिए होंगे, मगर उसे मेरे रोने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मैं उसी घर में क्यों पैदा हुई? काश मेरी माँ मरने से पहले मेरा भी कोई इंतज़ाम कर जाती। मैं अपने बाप चाचा की आसानी के लिए कई कई रोज़ भूखी रहती थी। अगर कभी घर में खाना कम होता तो उन दोनों को दे देती और खुद चुपचाप सो जाती थी। मैंने उनकी मुश्किलात से निभाह करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। हालांकि मेरा बाप पागल अच्छे इलाकों में जाकर लोगों से मांग कर पेट भर लेता था और मेरा चाचा सिर्फ अपने नशे की लत पूरी करने के लिए लोगों से उधार मांगता फिरता था। मैं अपने घर के सहन में खाली पेट बैठकर इर्द गिर्द लोगों के घरों में पकने वाले खानों की खुशबू महसूस करती थी और जब्त किए रहती थी।
मैं नहीं जानती थी मेरे सब्र का ये अंजाम होगा। पहली बार मुझे ऐसे हालात में घर से भाग जाने वाली लड़कियां बेहतर लगी थीं। काश मैं भी अपने बाप और चाचा की इज्जत की परवाह किए बिना घर से भाग जाती, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई इज्जत होती ही नहीं जो खुद अपने कर्जों से बचने के लिए अपनी बहनों और बेटियों को बेच डालते हैं। रात के वक्त मैं नींद मुर्दा हालत में अपने हफ्स ज़्यादा कमरे में पड़ी रही थी और मेरा चाचा और पागल बाप पेट भर कर खाना खा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर मौत को गले लगा लेती। मैं बेसुध सी पड़ी मौत का इंतज़ार कर रही थी, मगर मौत को भी मुझ पे तरस नहीं आया। मेरा बाप मुझे यूं बेसुध पड़ा हुआ देखकर जाने कहाँ से खाने पीने की चीज़ें लाने लगा और मुझे खिलाने लगा। भूख ऐसी अज़ियतनाक सच्चाई है जो अच्छी भली औरतों को रकासा बनने पे मजबूर कर देती है। मैं तो फिर बस एक छोटी सी लड़की थी। अपनी हालत और गम भुलाने खाना देखते ही मैं उस पर टूट पड़ी। मेरे लिए भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। अब सब्र करना बेकार लग रहा था। मुझे अब यही सोच डसती थी कि जब सब्र के बाद भी अंजाम अपने जिस्म को बेचने का था तो मैंने सब्र किया ही क्यों था। चंद दिन अच्छा खा पी कर और आराम करके मैं चंगी भली हो गई थी। मुझे लगा ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी अज़ियत है जो मैं अपने वजूद में झेल चुकी हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी अभी इस ज़िल्लत का आगाज़ हुआ था। मुझे ठीक देखते ही मेरे बाप का वही मामूल हो गया। वो कई रोज़ घर वापस नहीं आता था। अपनी अज़ियत के उन दिनों में मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा जैसे मेरा बाप पागल कभी नहीं था। एक पागल इंसान को भला रिश्तों की क्या खबर, उसे मेरी अज़ियत कैसे महसूस होगी और वो कैसे मेरी भूख मिटाने आ जाता था। मेरे चाचा को एक नया रास्ता मिल गया था। उसने अपने तमाम कर्जदारों से जान छुड़वाने के लिए मुझे सबके सामने पेश कर दिया था। वो मर्द भी जो माशरे में कोई काबिल इज्जत मकाम लिए इंसानियत का दर्स झाड़ते फिरते थे, वो भी अपने चंद पैसों के लिए मुझे रौंदने चले आए थे और उसके बदले अपना पैसा माफ़ करते, एहसान जताकर चले जाते थे। मैं ये सब झेल कर पत्थर का मुजस्मा बनती जा रही थी। मेरे एहसासात और जज्बात मरते जा रहे थे। मैं इतनी बुज़दिल थी कि खुद को मारने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं जो पहली बार अल्लाह से अपनी इज्जत बच जाने का मुआवजा मांगती रही थी, अब बस सिर्फ अपनी मौत मांगती रहती थी। मेरा पागल बाप सिर्फ मेरी भूख और बीमारी को महसूस कर सकता था। उसे कोई खबर नहीं थी कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। मैंने लावारिसों की तरह अपनी इज्जत लुटवाते हुए अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजार दिए थे और ये 4 साल मेरी ज़िंदगी के बदतरीन साल थे। मेरा चाचा अब नहायत मज़े और ढिठाई से लोगों से पैसा ले लेता और बदले में मुझे उनके हवाले कर देता था। मैं बदकिस्मती ये थी कि इन हालात से गुजरने के बावजूद मेरी खूबसूरती मान नहीं पड़ी थी, बल्कि जूझू मैं जवान हो रही थी, मेरे हुस्न में इजाफा हो गया था। मेरा रंग रूप अपनी माँ जैसा था। मुझ पर मौसम और हालात असरअंदाज नहीं होते थे। मेरी दिलकशी उन मर्दों को पागल कर देती थी जिसकी वजह से मेरा सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चाचा ने मेरे वजूद को बिकाऊ बनाकर घर में खाने पीने की ऐश कर दी थी। अब मेरा बाप भी अक्सर घर में पाया जाता था और वो दोनों भाई भर भर कर अच्छे खाने खाते थे। मैं कई मर्तबा ख़ुद को मारने का सोचती और अपने आप को ख़त्म करने की तदाबीर करती रहती, मगर मुझ में हिम्मत पैदा ही नहीं हो रही थी। मैं एक इज़्ज़तदार माँ की बेटी थी जो पिछले 4 साल से जंगली मर्दों का शिकार बने रहने के बावजूद इस सब से खुश नहीं हो पा रही थी और हर बार ज़िल्लत से मरने वाली हो जाती थी कि सब झेल कर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और मेरा खाना पीना मुहाल हो गया। बिस्तर की हो के रह गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा जिस्म दर्द में मुब्तला रहने लगा था। मेरे कराहने और रोने की आवाज़ों पर मेरे इर्द गिर्द के लोग मतवज्जो होने लगे थे। हमारे घरों के सहन नहायत छोटे थे और दीवारें नीची थीं, जिसकी वजह से आवाज़ें बआसानी पहुंच जाती थीं।
हमारे घर के साथ वाली एक औरत दीवार से सर ऊंचा करके मुझे देखती और मेरी तबीयत पूछती थी। उस औरत ने झिझक कर मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि मैं शायद माँ बनने वाली हूँ। मैं ये बात सुनकर अज़ियत में घर गई। घर में नाजायज़ औलाद पैदा नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने चाचा से दरख्वास्त की कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने सोच लिया था कि मैं अगर हामला हुई तो ये बच्चा ज़ाया कर दूंगी, मगर मेरा चाचा मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से साफ इनकार कर गया था। उसे खौफ था कि मैं डॉक्टर को अपनी हालत की असल वजह बताकर उसे फंसा दूंगी। मेरी मिन्नतों का भी उस पर असर नहीं हुआ था। वो औरत रोज़ाना दीवार से सर ऊंचा करके मुझे देखती और अफसोस से उतर जाती थी। मेरी बीमारी तवील होती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे चाचा का काम बिगड़ रहा था। वो मुझे बेच नहीं पाता था, ना ही उसमें खुद कमाने की काबिलियत रही थी। मैं हर नया दिन उभरने पर खौफज़दा हो जाती और सूली पर टंगी रहती थी कि कब कोई ख़रीदार मेरे सर पर खड़ा हो और मेरे बेगैरत चाचा मुझे उसके हवाले कर दे। मैं दिन रात इसी खौफ और परेशानी में गुजार रही थी। रातों को अक्सर मैं जागती रहती और यही सोचती रहती कि शायद अब इन अज़ियतों को इख्तिताम हो जाएगा। मेरी बीमारी ने मुझे नीम जान कर दिया था, क्योंकि ना मेरा इलाज हो रहा था, ना कोई दवा कर रहा था। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं अपने चाचा को मार डालूं ताकि मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून पैदा हो। एक रोज़ इसी तरह अज़ियत में पड़े पड़े मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सराहने खड़े बातें कर रहा हो। मैंने ज़रा की ज़रा आंखें खोलकर सुनने की कोशिश की तो मेरे कानों में मेरे बाप और चाचा की आवाज़ें पहुंची। पहले तो मैं नींद की वजह से कुछ समझ नहीं पाई, मगर तब कानों में कुछ ऐसे अल्फाज पहुंचे जो मेरी रूह तक को लर्ज़ा कर रह गए। मैं झटके से उठ बैठी और बेयकीन नज़रों से अपने बाप चाचा को देखने लगी। वो दोनों मुझे देखकर चौंक गए। मेरा सदमे से बुरा हाल हो रहा था। हर नया दिन और नई बात मुझे पहले से ज़्यादा अज़ियत से दो चार कर देती थी और हर बार मुझे लगता था कि उस ज़िल्लत से बढ़कर कोई ज़िल्लत नहीं है। मैं जो अपनी इज़्ज़त लुटाए बैठी थी और समझती थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अज़ियत है, आज पता चल रहा था कि असल अज़ियत क्या होती है। मैं बुरी तरह रोने लगी, उन दोनों को लान तान करने लगी। मैं उसी पल घर छोड़ने से इससे पहले कि मैं इस घर से जाती, उन दोनों ने मुझे दबोच लिया। मैं गमज़दा चीख रही थी, उन लोगों को गालियाँ निकाल रही थी। मेरा बाप, जिसे मैं पागल समझती थी, मुझ पर आज इंकिशाफ हुआ था कि वो कभी पागल था ही नहीं। उन दोनों भाइयों ने कमाई से बचने के लिए सिर्फ एक बहाना बना रखा था। मेरा चाचा नशेई बना रहता और मेरा बाप अपने एक्सीडेंट के बाद से पागल होने का ड्रामा किए घर में पड़ा रहता था। मेरी मासूम माँ उनकी चालाकियों से अनजान कमाने के चक्रों में अपनी जान गंवा बैठी थी। मेरा बाप मेरे चाचे के इस घिनौने खेल में शुरू से शामिल था। वो दोनों मुझे मर्दों के हवाले करके अपना पेट भर रहे थे और आज भी मेरा बाप अपने छोटे भाई के साथ शामिल होकर मेरे सर पर पहुंच गया था। मैं गम से निढाल हो रही थी। अभी वो दोनों मुझे घसीटकर कमरे के अंदर ले जा रहे थे कि घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वो दोनों चौंक गए थे। मुझे छोड़कर वो दरवाजे के सिमत बढ़े और जैसे ही दरवाज़ा खुला, पुलिस वाले उनको धकेलते हुए घर में घुस आए। मैं पुलिस वालों को देख के झटके से उठ खड़ी हुई थी। मेरा बाप और चाचा पुलिस वालों को वजाहतें दे रहे थे, मगर वो उनको हथकड़ी लगाते खींचकर गाड़ी में डाल गए। उनके जाते ही मैं सहन में बैठकर रोने लगी। घर के बाहर मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। वही साथ वाली औरत अंदर आई और मुझे संभालने लगी। मैं हैरान थी कि पुलिस अचानक कैसे पहुंच गई। मेरी हालत कुछ संभली तो उस औरत ने मुझे सब तफसील से बताया। उसने बताया कि मेरी बीमारी और हालत पर इर्द गिर्द के लोगों को भी तरस आने लगा था। वो लोग अक्सर मेरे चाचा को समझाते कि मेरा इलाज करवाया जाए, वरना मैं सिसक सिसक कर मर जाऊंगी। वो सब मेरे चाचा को शर्म दिलाते थे कि वो अपने पागल भाई की दिमागी हालत से फ़ायदा उठाकर उसकी बेटी को यूं मर्दों के हवाले करके अच्छा नहीं कर रहा। जब मेरे चाचा पर असर ना हुआ तो लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो लोग पुलिस को बुला लेंगे।
दूसरी तरफ मेरी अचानक बीमारी की वजह से मेरा चाचा मुझे भी किसी मर्द को नहीं दे पा रहा था। कर्ज एक बार फिर से उसके सर पर चढ़ता जा रहा था। मेरा चाचा बुरी तरह फंस गया था। पुलिस की धमकियों ने उसे डरा दिया था। उसे अंदाज़ा हो गया कि अगर वो जेल चला गया तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तब मुझे समझ आई कि इस सब से तंग आकर वो दोनों मेरे सर पर पहुंचे थे। मैंने उनकी बातें सुन ली थी, जिसके मुताबिक वो अब मुझ जैसी बीमार लड़की को मारकर यहाँ से भाग जाना चाहते थे। घर को भी वो पहले ही बिकाऊ रखे हुए थे ताकि मेरी मौत और शोक के दौरान ही घर बेचकर वहाँ से भाग जाएं। मैं मोहल्ले वालों की मशहूर थी जिनकी हिम्मत ने मुझे उन दरिंदों से बचा लिया था। मुझे अपने बाप का घिनौना रूप रुला रहा था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ये सब क्यों किया। अपनी इस खलिश के हाथों मजबूर होकर मैं एक रोज़ थाने में पहुंच गई और अपने बाप से मुलाकात की इजाज़त मांगी। जब अपने बाप के सामने पहुंची तो सर उठाए तन कर मेरे सामने बैठा था। मैंने रोते हुए उससे सवाल किया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं रो रही थी कि कोई बाप अपनी कम उम्र बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकता है। अगर कोई उसे भूख सता रही थी तो मुझ समेत मर जाते। उस पर मेरे बाप ने मुझ पर ऐसा इंकशाफ किया जिसने मुझे जख्मी कर दिया था। उसने बताया कि मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ। उसने एक बेवा औरत से शादी की थी और शादी के बाद वो औरत अपने पिछले घर की बच्ची भी साथ लाई थी। मेरी माँ के मरने के बाद जब वो दोनों भाई कर्जों में डूबे तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा। उस रोज़ मेरा चाचा जानबूझकर घर का दरवाज़ा खोल चुका था ताकि वो मर्द मुझे देख सके। उनका मंसूबा कामयाब हुआ था और वो कर्ज के बदले हर जगह मुझे देते रहे थे क्योंकि मैं उनकी कुछ नहीं लगती थी। मैं ये सब सुनकर गमज़दा हो गई। मेरी आधी जिंदगी उन दो अनजान मर्दों के हाथों इस्तेमाल होते गुजर गई थी और आज मुझे पता चला कि मैं उनका खिलौना थी। जिस मर्द को मैं बाप समझती आई थी वो मुझे अब एहसान जताकर बोल रहा था कि उनके जेल में रहने तक मैं उनके घर में रह सकती हूँ। जिस मर्द को मैं बाप समझती आई थी वो मुझे घर से निकल जाने को कह रहा था। मेरी किस्मत ने मुझे जितने भी जख्म दिए थे ये उन सब से बुरा था कि मैं अनजान मर्दों के पास पली बढ़ी और उनकी ज़रूरत बनी रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।